कॉन्सेप्ट का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे रिलेटिव एटॉमिक मास, और वहाँ पे ही मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया था कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला बना था मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या था स्टूडेंट, फाइनली 1/12 इंटू मास ऑन वन एटम ऑफ कार्बन 12। और नहीं लगता कि इसी को हम लोग 1 एमयू बोल रहे थे, हाँ या ना। और ये भी तो बताए थे कि 1 एमयू एक्चुअली क्या होता है, नहीं लगता कि 1 एमयू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यस, तो रैम इक्वल टू हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट और डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू एमयू। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर एएमयू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एटॉमिक मास। क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास, मतलब 1 एटम का मास। यही लिखा हुआ है ना, कितना एटम का मास, 1 एटम का मास बन जाएगा। चलिए यहां तक आइए। तो यहाँ के बाद अगर स्टूडेंट ये बोलेंगे कि 1 मार्कर का प्राइस अगर 50 रुपीज़ है तो 10 मार्कर का प्राइस क्या होगा। वेरी गुड, वन एटम ऑफ सोडियम having mass is 23 AMU, then find the mass of 1 mole atom of sodium. Do it fast. किसी का ऑडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। जब क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ऑडियो को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और अगर लगता है कि आपको सबको पता चल जाएगा कि किसका ऑडियो ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। कितना आया स्टूडेंट, वेरी गुड, 23 ग्राम आंसर आना चाहिए। ऐसे ही बनाए होंगे ना, 1 एटम हैविंग मास इक्वल टू 23 AMU, है ना, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 1 मोल एटम का मतलब कितना एटम, Na एटम। और इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर।
कौन सा नंबर? यस, लेकिन उसको एन से इंडिकेट करते रहते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सफिक्स ए लगाते हैं। एन का मतलब नंबर और ए हो गया उनका ऑनर, एवोगाड्रो नंबर। चलिए, तो एन एटम का मास क्या होगा? इट इज काइंड ऑफ यूनिटरी मेथड। 23 AMU इंटू एन ए, हाँ या ना? और 23, और बताइए स्टूडेंट, AMU के बदले क्या हम लोग ए आपको पढ़ाए हैं 1/Na ग्राम? पिछले क्लास में पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे कि 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है इंटू Na, और Na और Na आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा स्टूडेंट? 23 ग्राम। ठीक है ना? देखिए तो ये क्या, ये जो बात था, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था या बहुत आसान क्वेश्चन है? लेकिन इसी आसान बात को बहुत हाइड करके एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है। इसीलिए स्टूडेंट को क्या समझ में आएगा, उनको तो बताना पड़ेगा। तो सिर्फ एक टॉपिक था, ग्राम एटॉमिक मास। क्या था स्टूडेंट? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्या लिखा हुआ था? कहने का मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। इसका मतलब यही हुआ ना, रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे तो इट इज कॉल्ड व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। बट क्या यहां से नहीं लगता कुछ बातें हिडन रह जाएगा कि ठीक है 23 में ग्राम लगा देंगे, बट 23 में ग्राम लगाते इट बिकम्स 23 ग्राम, बट वो 23 ग्राम है क्या? सबसे बड़ा डाउट रहेगा कि 23 ग्राम क्या है, हाँ या ना? तो एक्चुअल में सबसे पहले जो वहां पे लिखा उसको तो मैं यहां पे लिखूंगा ही, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास, सब लोग यहां देखिएगा, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, then it is called ग्राम एटॉमिक मास। बट अब नेक्स्ट यहां पे ये तो बात हो गया, बट एक्चुअली कोई पूछेगा ठीक है ये तो समझ में आ गया, बट एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास है क्या? तो एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? 1 मोल। यस, इसलिए मैंने पहले ये चीज पढ़ाने से पहले मैं वो चीज प्रूफ ही कर दिया, नहीं है ना? मैंने 1 एटम सोडियम का मास दिया 23 mu, करेक्ट? और फिर कितना एटम सोडियम का मास निकालने के लिए बोला? 1 मोल। तो बताइए सोडियम का, यहां देखिए एक्चुअल में सोडियम का 23 लिखे हैं, सोडियम का 23 AMU लिखे हैं, और सोडियम का 23 ग्राम लिखे हैं। क्या तीनों बात एक ही सेंस को मेंशन करता है या अलग अलग बात है? सिर्फ सोडियम को 23 लिखते हैं, सोडियम को सिर्फ 23 लिखते हैं विदाउट सेम, नॉट सेम। सोडियम के 3 चीज लिखे हैं, ये तीनों अलग अलग बात है, सेम बात है? सोडियम के लिए सिंपली 23 लिखेंगे, इट इज जस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास। इट मीन्स 23 लिख के छोड़ दिए, इसका मतलब है कि मास ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना? लेकिन 23 में अगर AMU लगा दिए, इसका मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 AMU, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे यहां पे, और अगर इसमें ग्राम लगा दिए मतलब
23 ग्राम का मतलब 1 एटम का मास या इट इज 1 मोल ऑफ एटम का मास? 1 मोल एटम का, नॉट 1 एटम का, 1 मोल मतलब Na एटम का। कितना एटम का? Na एटम का। दैट्स वाई यस, और 1 मोल एटम का मास को ही नाम दिया गया है। देखिए तो यहां पे क्या लिखे हैं? ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन यहां पे बातें को नहीं लगता कि थोड़ा हिडन करके बोला गया है, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और इतना चीज इसको डिस्क्राइब करके न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं, सिर्फ मैं भी एक ही लाइन लिख कर बढ़ जाता तब तो थोड़ा सा बात कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास में ग्राम लगा देना है, इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास, नहीं लगता है। लेकिन वो है क्या? मुझे तो पक्का लगता है कि वो है क्या। तब आज कल कोई पूछा व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, तो ये बोलना है उनको कि व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बाद में ये भी बोलना है कि सर ये तो डिफिनेशन बोलने के लिए सिर्फ है, एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास। क्या बोलना है? 1 मोल एटम का मास। और इसका मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास में जो ग्राम लगाते हैं, तो ग्राम का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसमें जो ग्राम लगा दिया और यहाँ पे आ गए, इसका मतलब यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं कि सिंपली ग्राम लगा, यहाँ पे आने का मतलब हुआ कि 1 मोल एटम Na एटम का मास को हमने कलेक्टिवली कलेक्ट किया और तब मेजर किया, तो कितना ग्राम आया? 23 ग्राम आया। करेक्ट? तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? एक और लाइन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड, बोलिए, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड व्हाट? ग्राम एटॉमिक, यस। और यहां देखिए, ग्राम एटॉमिक मास का एक और नाम है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब कितना मोल का मास? कितना मोल एटम का मास? 1 मोल एटम का मास। दैट्स वाई इसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोलर मास। और इसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको एटॉमिक वेट भी बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? एटॉमिक वेट। हालांकि अगर फिजिक्स का दिमाग लगाइएगा तो ये बात गलत है, बट केमिस्ट्री में मास का मतलब एटॉमिक वेट का मतलब मास से मानिएगा। फिजिक्स में वेट का मतलब फोर्स होता है। फिजिक्स में वेट का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। बट एज ए केमिस्ट्री टीचर, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, इसलिए एज ए केमिस्ट्री टीचर वेट बोलेंगे तो मास ही मानिएगा। ऐसा नहीं कि सर जी से मल्टीप्लाई नहीं किए है। ठीक है? तो अब समझ में आ गया? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास। इसी को क्या बोलते रहेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। करेक्ट? चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, कोई एक एलिमेंट है, यहां देखिएगा, एलिमेंट का नाम X है और मैं इसका एटॉमिक वेट स्टूडेंट दे दिया हूँ 18 ग्राम दे दिए हैं। कितना ग्राम दे दिए हैं स्टूडेंट? कोई X में हाइपोथेटिकल लिया है, क्या है मुझे नहीं पता है, 18 ग्राम। और तब आपसे पूछेंगे पहला क्वेश्चन, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? तो नहीं लगता इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 18 रहेगा? है ना? एटॉमिक वेट में ग्राम रहेगा तो ग्राम हटा देंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। है ना?
और इसका अगर वन एटम का मास पूछेंगे तो एटॉमिक मास, वेरी गुड 18 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास 18 ग्राम। तो अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस। कोई एक नंबर है जिसमें कोई यूनिट नहीं है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर एटम के लिए बात कर रहे हैं तो, और उसमें एम लगा दिए मतलब 1 एटम का मास है एटॉमिक मास, और उसमें ग्राम लगा दिए मतलब 1 एटम का मास है या 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल एटम का मास है, और 1 मोल एटम का मास को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और उसका दूसरा नाम मोलर मास, और तीसरा नाम एटॉमिक वेट। यहाँ बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो यहां तक आ गए। मेरा क्वेश्चन था हाउ मेनी, सब लोग लिखते रहिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं उसको देखता हूं टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है। सुनाई पड़ रहा है? और लिखते रहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स in 90 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 90 ग्राम ऑफ दैट सैंपल, 90 ग्राम ऑफ दैट सैंपल। चलिए देखिए तो यहाँ पे वीडियो ठीक हुआ? सर देख लीजिएगा वीडियो ब्लर हो गया क्या? देखिए तो अभी वीडियो सही है? ऑडियो डिस्टर्बेंस तो मेरे तरफ से नहीं है, ये किसी स्टूडेंट का ही है। अब मुझे नहीं पता कि वो स्टूडेंट कौन है। अच्छा देख लीजिएगा जिनका भी है। चलिए इसको कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट? अच्छा ऐसे सॉल्व किया क्या, जैसे हम लोग बचपन में यूनिटरी मेथड करते थे, 18 ग्राम हैविंग 1 मोल, तो 1 ग्राम ऐसे ही ना, सिंस और देयरफॉर 1 ग्राम हैविंग 1/18 मोल, हाँ या ना? देख कुछ भी आप किए होंगे 5 निकालोगे, किए तो यही होंगे, भले कि आप 1 मिनट में कर दिए। इसलिए 19 ग्राम 1/18 इंटू 90, हाँ या ना? चलिए इसका मतलब है कि अगर आपको मोलर मास दे दें, क्या दे दें स्टूडेंट? अगर आपको मोलर मास दे दें और मास ऑफ द सैंपल दे दें, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो यहां पे ये जो लिखे हैं 90/18, ऊपर में क्या लिखे हैं? मास ऑफ द सैंपल, यस गिवन मास ऑफ द सैंपल। और नीचे में क्या लिखे हैं? मोलर मास। पूरा बात बोलिए, मोलर मास ऑफ द एटम। मोलर मास किसका? मॉलिक्यूल का या एटम का? मॉलिक्यूल तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, एटम का। और उसका रिजल्ट क्या मिला है? इक्वल टू व्हाट? गलत बात। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। कभी टाइम, अभी टाइम नहीं उसके लिए है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो एक बुक पढ़िएगा, बहुत इंस्पायरिंग बुक है, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, मोटिवेशन। यस, उस मतलब एक ही काम को सब लोग करता है, बट सेम काम को, एक ही चीज़ को देख रहे हैं, राइट? बट देखने का पॉइंट भी अलग हो गया। तो एक ही काम को सब लोग कर रहे हैं। अब कोई को लगता है कि नहीं बस प्रॉब्लम बनाते जाए, रुकेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा यहाँ से सीखे, 1000 ही प्रॉब्लम बनाएंगे, और 1000 प्रॉब्लम को इतना बढ़िया से बना लेंगे बाई हार्ट कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते किसी कोई बोलता है कि बहुत कम पढ़ के IIT में इतना अच्छा रैंक ले आए, काम नहीं पढ़ा, वो हर प्रॉब्लम पे रुका, एनालाइज किया, लॉजिक लगाया, अच्छा इस प्रॉब्लम से मैंने क्या सीखा,
जैसे इस प्रॉब्लम से बहुत छोटा बात है कि सर ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें आप क्यों टाइम ले रहे हैं। मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि यहां पे क्या था, मास ऑफ सैंपल आर डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या था, मोलर मास। बट ये मोलर मास किसका, मॉलिक्यूल का या एटम का। तो अगर यहाँ पे यस, तो अगर यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। बट वो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स का मिलेगा या एटम का मिलेगा, नंबर ऑफ। इस तो ओरिजिनल ये था या ओरिजिनल ए था, ओरिजिनल तो यूनिटरी मेथड था ना। बट इसका आज के बाद हम लोग टाइम बचाने के लिए यूनिटरी मेथड नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इसका मतलब और नहीं लेता कि मोलर मास को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मोलर मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, उसी का मतलब एटॉमिक वेट हो गया, है ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू व्हाट, मास बाय एटॉमिक वेट। मास बाय, अगर यहां पे एटॉमिक वेट तो नंबर ऑफ मोल्स किसका मिलेगा, एटम का मिलेगा। किसका मिलेगा, एटम का। अगर यहां पे मॉलिक्यूलर वेट रहता तब नंबर ऑफ मोल्स किसका मिलता, मॉलिक्यूल का मिलता। तब बोलते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तब क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मास इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट, है ना। चलिए ओके, यहां तक हो गया। अब यहां देखिए, नंबर ऑफ, देखिएगा स्टूडेंट, ग्राम एटम, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो इसमें मुझे सपोज कीजिए कि अगर आपको लिखा रहता 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो फर्स्ट टाइम जब मुझे टर्म आया था 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, अब पहले आप बताइए 10 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सोडियम का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, गिवन मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 10 ग्राम, करेक्ट। स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, समझ गए। नहीं कंफ्यूजन था, मेरे भी फर्स्ट टाइम मेरे भी दिमाग में यही था 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 10 ग्राम, यही सोचते हैं। बट कन्वेंशन है, जहां भी ग्राम एटम एक साथ क्या लिखा रहेगा, ग्राम एटम एक साथ लिखा रहेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। आज के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे बहुत परेशान किया था अपने टाइम पे। बट एक्चुअल में बात अब कुछ कन्वेंशन है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है हर्टली। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, है ना।
इसका मतलब 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब 10 ग्राम सोडियम या 10 मोल ऑफ सोडियम। यस, इसको आज को एक्सेप्ट कीजिए। यस, तो 10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब 10 मोल एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, इट इज नॉट मास, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। कन्वेंशन इसलिए हुआ स्टूडेंट कि एक्चुअल में वो लोग किए क्या कि वो लोग बहुत हाइड करके वो ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में चल रहे थे। नहीं, ग्राम एटॉमिक मास को एक्चुअली बट ग्राम एटॉमिक मास था क्या? मोलर मास था ना। तो ग्राम एटॉमिक मास, तो वहां से ही उन्होंने एक ग्राम एटॉमिक मास से ही उन्होंने बता दिया नंबर ऑफ ग्राम एटम। वहां से ही क्या लेकर आ गए? नंबर ऑफ ग्राम एटम। वो एक्चुअली नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम पे आ ही नहीं रहते, वो बस ग्राम एटॉमिक मास है। बट हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों चीज को सीखते हुए चाह रहे हैं। ओके, हम लोग समझ गए ग्राम एटॉमिक मास का मतलब बोलना चाह रहे हैं मोलर मास, है ना। वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम एटम वो जो बोल रहे थे, तो हम लोग उस चीज को पकड़ लिए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू, उसका बोलने का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। अब जो देखिए, अब इस केस में होता है क्या कि जो इस पे अपना डेवलप कर रहे होंगे रिसर्च पेपर या जो इसको कर रहे होंगे, तो इसी टर्मिनोलॉजी को ग्राम एटॉमिक मास को ही ले रहे होंगे मोलर मास। ऐसा बोल दीजिए, मैं मोलर मास Na एटम का मास का नाम दूंगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या नाम दूंगे? ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे तो ये Na एटम का मास मिल जाएगा। बट आपको समझाने के लिए देखिए, अभी हम लोग होता क्या, लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारा ऐसा चीज है जो हो सकता है कि मोमेंटली ऐसा लगे कि मैं गलत हूं अभी के टाइम पे, बट अभी के टाइम पे उसी तरीके से हम लोग सीखेंगे। लर्निंग प्रोसेस है ना। जैसे कल पढ़ा थे क्वांटम नंबर, लगता है क्वांटम नंबर उतना ही है। क्वांटम नंबर का 0.1% भी आपको नहीं बोले हैं, बट वो आपको जो नहीं बोले हैं वो आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अब मैं थोड़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझने के लिए अभी आपका वो लेवल है ही नहीं। उसके लिए आपको 3rd और 4th डिग्री का डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत करने, आप मैं नहीं बोलो कि आप नहीं समझ सकते हैं, बट अभी दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो जो सिलेबस का भी पार्ट ही नहीं है उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग का फर्स्ट मोटो क्या रहेगा? हम लोग का फर्स्ट मोटो रहेगा कि बस किसी तरीके से विथ वेरी गुड रैंक बाउंड्री के अंदर चले जाए। नहीं, IIT या NIT या मेडिकल कॉलेज का बाउंड्री के अंदर चले जाएं, बोर्ड तो अच्छा हो ही जाए, बाद में वहाँ चले गए तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से जितना बड़ा जंप लगाइए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बट अभी मैं ऐसा चीज़ पढ़ाना शुरू कर दूँ जो कि अभी एग्जाम में वो नहीं आएगा, बट IIT के अंदर पढ़ना है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो गया ना आपके लिए। चलिए, यहाँ तक तो हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, do it fast. सेकेंड लाइन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मास ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 35 ग्राम, मतलब नाइट्रोजन का मास है 35 ग्राम। ओके स्टूडेंट,
एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम। कितना ग्राम? 14 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ Na। आंसर किसमें? कैलकुलेट करके नहीं बताना है, सिर्फ Na के टर्म में भी आंसर आप बता सकते हैं। देख लेते हैं, तो बोलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू ये लिखेगा ना 35/14, हाँ या ना? देखिए तो सही है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5/2। यहां तक आ गए? और अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना रहेगा स्टूडेंट? तो क्या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, हाँ या ना? देखिए तो देखिए, तो याद है कि तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए लिख सकते हैं n इंटू Na, और n कितना? 5/2 इंटू Na, हाँ या ना? और बोलिए तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? 5/2 Na, और 1 एटम, यस 1 एटम, और 1 एटम नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो नहीं निकाल लीजिएगा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, पूरा जितना भी आपको लैंग्वेज बनाना है, 1 एटम नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना एटम में कितना होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5/2 Na इंटू 7, कितना हो जाएगा? 17.5 Na, हाँ या ना? तो एक क्वेश्चन बहुत टफ है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, किसी एलिमेंट का ये मास है, क्या है स्टूडेंट? मास ऑफ सैंपल। क्या है बताइए तो? मास ऑफ सैंपल, ये है m, और यहां से मुझे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? नंबर ऑफ एटम्स चाहिए था। क्या चाहिए था? नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कैपिटल N। तो क्या यहां से यहां तक आ सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, हाँ या ना? मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ पार्टिकल पे आना है। यहां देखिएगा मास दिया हुआ है, पार्टिकल पे आना है, तो ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल। तो यहां से यहां तक आने के लिए इसको कितना से डिवाइड कर दें तो आ जाएंगे? यस, एटॉमिक वेट से। और तब यहां पे, लेकिन मैं देखिए पूरा बात लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ लिख के छोड़ दिया है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम? जो काम कर रहे हैं उसको मैं फिल कर रहा हूं, वही मैं काम कर रहा हूं। तो मैं काम कर रहा हूं एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहा हूं, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेगा, है ना? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को अगर टोटल नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा? n से, समझ गए? इसका मतलब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए इसका उल्टा भी तो हो सकता है। इसका उल्टा ये हो सकता है कि कभी ये भी तो हो सकता है कि मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको दे दे, हाँ या ना? इसका उल्टा ये हो सकता है कि मैं टोटल नंबर ऑफ आपके एटम्स दे दूं और उसके बाद मैं मास पूछूं,
करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम दे देंगे तो यहां से कोई बात नहीं, यहां से यहां भी तो आ सकते हैं। और यस, पार्टिकल को अगर Na से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाता है ना। पार्टिकल को Na से, तो किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स को अगर Na से डिवाइड कीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ मिलेगा या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेगा? पूरा बात बोलिएगा, वही डिफरेंस है, पूरा बात नहीं बोलना और बोलने में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। और इस यहां से यहां तक अगर आना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मॉलिक्यूलर वेट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? मेरा आंसर, मैं जो निकाला हूं वो मोल तो है, बट वो एटम का मोल है। किसका मोल है? एटम का मोल। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलिए पार्टिकल को मास में और मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए सरायघाट ब्रिज का काम किसने किया? मोल ने किया। किसने काम किया? मोल। यहां तक समझ में आ गया है सबको? ओके। चलिए अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये बोलिए कि मास ऑफ प्रोटॉन मतलब ये मास वगैरह कैलकुलेट करने में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो अलग बात है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट कितना के बराबर होता है? यहां देखिए 1 AMU है ना, 1 AMU और करेक्ट। और बोलिए कौन सा पार्टिकल मास के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? मेरा क्वेश्चन होनी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम। और इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग वहां पे काउंट में नहीं लेते हैं। ओके, तो और आपको पढ़ाए थे ना मास नंबर पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं? अब मास नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बोलिए मास नंबर का भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा? मास नंबर कभी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा क्या? आप ये बोलेंगे ना कि सर मास नंबर के लिए तो आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो मास नंबर है ना। अब तो क्या ऐसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 2.5, मतलब 2 पूरा प्रोटॉन और 1 आधा प्रोटॉन? है तो मतलब उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ऐसा है उसके पीछे का मैं बात बता रहा हूँ। मतलब लेकिन मास नंबर कहीं देखें, मास नंबर कहीं रहेगा तो मेरे पास लेकर आइएगा। मास नंबर फ्रैक्शनल में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप हम लोग के लेवल तक तो यही है ना कि फंडामेंटल पार्टिकल को फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? मास नंबर। तो मान लेते हैं कि मैंने ऐसे दे दिया, यहां देखिए स्टूडेंट, सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब तब पूछे कि इसके 1 एटम का मास ऑफ 1, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ x। तो आपके दिमाग में तो ये भी तो चल सकता है कि अच्छा है राकेश सर तो पढ़ाए थे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 AMU लेना है और मास के लिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो इसमें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? ये है ना। और 1 प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो इसमें ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर ये हो गया। तो क्या नहीं लगता कि ये AMU लिख देना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग बात पे आ रहे हैं, हाँ या ना। आज जब AMU लिख दिए तो ए का ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो तो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब है कि
इसका मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आगे बढ़ते तो किसी एटम का मास फ्रैक्शन में आता ही नहीं, ऑलवेज इंटीग्रल इनटू एमयू आता। क्या था? एमयू तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, बट एमयू को छोड़कर ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू रहता। अपार्ट फ्रॉम एमयू ऑलवेज क्या रहना चाहिए था? इंटीग्रल वैल्यू रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका मतलब कि मास नंबर क्या फ्रैक्शनल वैल्यू है? अभी भी मैं इस बात पे हूँ, मास नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है। तो होता ये अगर इसका मतलब ये है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ओके, यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में होना चाहिए था मास ऑफ एटम इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू, मतलब मास नंबर इंटू एमयू, और मास नंबर तो इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू इंटू एमयू। बट ऐसा होता भी और ऐसा नहीं भी होता है। वजह यह है कि मान लेते हैं कि ऐसे बोलते, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये दोनों कौन सा एलिमेंट है? बोलिए सर एलिमेंट एक्स है ना, कौन सा एलिमेंट है? तो बोला है कि सर एलिमेंट तो सेम है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर तो आपने सेम ही लिखा है ना, बट दोनों का मास नंबर अलग है। यस, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बोथ आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर। तो अब अगर कोई पूछेगा कि एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास बताइए, तो एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास के लिए आप A1 इंटू एम ई बोलिएगा या A2 इंटू एम ई बोलिएगा? क्या बोलिएगा? वेरी गुड। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो वहां पे ऐसे कहीं भी किसी क्लोरीन का, यहां देखिए 35.5 एम अगर लिखा रहता है, तो और जो 35.5 जो लिखे, जो फ्रैक्शनल लिखे, वो एक्चुअल में ये एवरेज वैल्यू है। क्या है? एवरेज है। वो दोनों आइसोटोप का, क्लोरीन का हो सकता है आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा हो, हाँ या ना? इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी एटम एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल वैल्यू इंटू एमयू है, एमयू के बाद अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में है, किसमें है? इंटीग्रल नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू में है, इसका मतलब डैम श्योर वो आइसोटोप का एवरेज है। क्या है? आइसोटोप का। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या उसका फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा, मिलेगा, या इंटीग्रल इंटू एम ही मिलेगा? तो अब आपको आंसर मिल गया कि फ्रैक्शनल क्यों आता है। आंसर हाँ, नहीं फ्रैक्शन में। अब देखिए, इज इट कंपल्सरी कि एवरेज वैल्यू का वैल्यू ऑलवेज फ्रैक्शनल ही हो? एवरेज वैल्यू का वैल्यू क्या, इज इट कंपल्सरी कि फ्रैक्शन में हो? मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रैक्शनल वैल्यू है तो डैम श्योर आइसोटोप रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्रैक्शनल वैल्यू है तो डैम श्योर वो आइसोटोप रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आइसोटोप है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू ही मिलेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है कैलकुलेशन में, इंटीग्रल वैल्यू तो भी मिल सकता है उसका इंटीग्रल वैल्यू। लेकिन आप जब जनरली होता क्या है कि जो आप हाइड्रोजन का देखते हैं वो सिर्फ प्रोटियम का कैलकुलेशन के लिए लेते रहते हैं, प्रोटियम का लेते रहते हैं, बट अगर उसका अगर ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का अगर लीजिएगा तो डैम श्योर उसका कुछ ना कुछ ऐसा आएगा और उसको आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, बट हम लोग जिस हाइड्रोजन का काम करते हैं ना स्टूडेंट, वो हाँ क्या बोले? नहीं सुन पा रहा हूँ, आपका आवाज़ नहीं आ रहा ठीक से। वन पॉइंट अच्छा, आपसे बात कर लेंगे, थोड़ा सा आवाज़ आया नहीं ठीक से। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपका क्वेश्चन को लूँगा जब आपका ऑडियो ठीक से आने लगेगा। तो
तो मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज सपोज कीजिए कि 20% है। आइसोटोप अगर है तो आइसोटोप नेचर में ऐसा भी तो हो सकता है कि आइसोटोप नेचर में कोई एलिमेंट का आइसोटोप है और वन ऑफ द आइसोटोप 20% और अदर आइसोटोप 80%, ऐसा भी तो हो सकता है या ना। दैट्स वाई इसका एवरेज एटॉमिक वेट के लिए ऐसे लिखेंगे A1 इंटू 20 प्लस A2 इंटू 80 और डिवाइडेड बाई व्हाट 100। करेक्ट? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। AW का मतलब हो गया मोलर मास। क्या हो गया? मोलर मास। तो अगर यहाँ पे सपोज कीजिए स्टूडेंट की मैंने ऐसे लिखा तो और तब पूछेंगे इसका AW कितना इस आइसोटोप का, तो नहीं लेता क्या बोलेगा सर A1 ग्राम, हाँ है ना। क्योंकि अब बोलेंगे इसका, यहाँ देखिएगा पूछेंगे इसका रैम कितना इसका, तो बोले सर A1, कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, है ना। और इसका अगर बोलेंगे एटॉमिक मास, 1 एटम का मास कितना, तब क्या बोलिएगा A1 AMU। करेक्ट? और इसका एटॉमिक वेट पर बोलेंगे तब क्या बोलिएगा A1 ग्राम। ठीक है। वैसे ही अब इसका एटॉमिक वेट बोलेंगे इस आइसोटोप का, तब क्या बोलिएगा A2 ग्राम। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका अगर परसेंटेज नेचर में 20% है, इसका परसेंटेज नेचर में 80% है, और तब क्वेश्चन सिर्फ ये रहेगा व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स। ये नहीं पूछे कि A1 का या A2 का, आइसोटोप का नहीं, ओवरऑल तो वो यस। तो एवरेज के क्या लिखेंगे, तो एवरेज नहीं लेता कि इसका अगर 20% है तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 इंटू 20, है ना, प्लस A2 इंटू 80 और डिवाइडेड बाई 100। आप इसको ऐसे समझिए कि क्लास में किसी का मार्क्स आ गया 95, ठीक है, और 95 लाने वाले 10 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट 10, और किसी का आ गया 80, वो 80 लाने वाले हैं अबाउट 20 स्टूडेंट, और किसी का आ गया 70, और 70 लाने वाले हैं 30 स्टूडेंट, और इतना ही स्टूडेंट थे। और तब पूछा जाएगा क्लास का एवरेज मार्क्स कितना, तो क्या 95 बोलिएगा या लीजिएगा 95 इंटू 10। अभी आ रहा है मेरा ये है कि यहां देखिए 95 मार्क्स आया 10 स्टूडेंट का, 80 मार्क्स आया 20 स्टूडेंट का, 70 मार्क्स आया 30 स्टूडेंट का, और इतना ही स्टूडेंट थे क्लास में 60। और तब पूछें क्लास का एवरेज मार्क्स कितना, क्या बोलिएगा 95 इंटू 10 कर दिए, 80 इंटू 20 कर दिए, और प्लस 70 इंटू 30 कर दिए, और डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट। तो ये जो तो ये जो करने के बाद जो मार्क्स मिलेगा वो किसी एक स्टूडेंट का है या पूरे क्लासरूम का एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट है। कोई पूछेगा कि इंडिया का पर आदमी इनकम क्या, तो क्या अंबानी का इनकम बता दीजिएगा या टोटल आप हर आदमी का निकाल कर और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो उसको बोलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन सा कंट्री कितना रिच है कितना पुअर है। ऐसा नहीं कि अच्छा पर पर्सन कंपेयर करना है उससे कंपेयर कर देंगे, ऐसा नहीं कंपेयर करना है। तो अब समझ में आ गया। इसका मतलब है कि आपको मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगा के समझाने का कोशिश कर रहा था। फार्मूला तो अभी मैं लिख ही दूंगा कि सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट जो फ्रैक्शन में आ रहा था, फ्रैक्शन ग्राम जो वैल्यू आ रहा था
35.5 ग्राम, वो फ्रैक्शनल वैल्यू किसके वजह से आता है? नहीं तो इट इज ड्यू टू आइसोटोप, इट इज ड्यू टू व्हाट? आइसोटोप। अगर आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल में आता या ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू इनटू ग्राम आता? इनटू ग्राम आता, करेक्ट। इसका अब समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों होता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कौन होता है, वो क्यों आ रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू, बोलना है क्यों आ रहा है? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? आइसोटोप्स। यस। तो एटॉमिक नंबर 5 होता है एटॉमिक नंबर 5 रहेगा तो बोरॉन हो जाएगा, नहीं। चलिए एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज, देखिए तो क्या लिखे हैं, पढ़िए, इनटू एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाय परसेंटेज ले रहे हैं, इसका मतलब 100 में काम करेंगे, हाँ या ना। तो आज एक असाइनमेंट भेजे थे, क्लास असाइनमेंट, वो आप लोग के पास है? मतलब उसी मोबाइल में है या दूसरे मोबाइल में है? तो चलिए उसमें एक्सरसाइज, तब मुझे मतलब आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं या मुझे लिखना पड़ेगा? तो एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन बनाइए। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, डू इट फास्ट। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 2 में होगा, पेज नंबर 1 में तो कैटलिस्ट का कुछ मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, पेज नंबर 2 में एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1 देखिए क्वेश्चन यही है ना, क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स, हाँ या ना। यस, अब समझ में आ गया कि क्लोरीन का 35.5 क्यों लिखा रहता है। तो आप लोग ऐसे ही किए होंगे ना, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू लिखे होंगे 35 इंटू 3, है ना, और प्लस 37 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 4। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 बाई 100। तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 करें, या 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करें, अलग बात या सेम बात? कितना आंसर आ गया है? 35.5। तो ये फ्रैक्शन आने का वजह समझ में आ गया।
फ्रैक्शन लाने की वजह था कि ये जो था 35.5 इस क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37 का नहीं था, ये दोनों का एवरेज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। आप लोग नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एक पेज मिलेगा, नहीं तो बोलिएगा मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक, वेरी गुड। देखिए बोरॉन 2 फॉर्म में नहीं, 10 और 11, करेक्ट यही रहा होगा ना। और दोनों यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बोरॉन 10 का दिया हुआ है, बोरॉन 11 का दिया हुआ है, दोनों का एवरेज दिया हुआ है, दोनों का एवरेज दिया हुआ है, और तब दोनों का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका x% रहा होगा, ऐसे बना सकते हैं ना, इसका x, तो इसका कितना रहा होगा स्टूडेंट, 100 माइनस x। और तब यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू 10x, सब लोग यहाँ देख लीजिएगा, इंटू 11 इंटू 100 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट, 100। और ए वैल्यू तो दिया हुआ है 10.8, हाँ है ना, तो 10.8 इक्वल टू 10x और प्लस कितना 1100 और माइनस 11x और डिवाइड बाई कितना 100। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आता है 20। तो फिर यस इसका मतलब a कितना परसेंट था, ये 20% था, तो और a कितना परसेंट फिर रहेगा 80%। ये टफ क्वेश्चन था, ये भी तो आसान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए, कौन सबसे फास्ट बनाते हैं। नाइन्टी 98.9%, तो 98.9 मतलब मोटा मोटी 99%, हाँ है ना। तो देखते हैं कार्बन 12 कितना परसेंट है, 99%। तो यही वजह है कि कार्बन को रेफरेंस बनाया गया है, बाकी का इतना परसेंटेज नहीं है। बाकी जो आइसोटोप रहेगा तो 20%, 80% ऐसे करके रहेगा, बट कार्बन 12 का कितना परसेंटेज है 1999। दैट्स वाई इसका एटॉमिक मास 12.011 आता है, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी कितना 12 आता है। ठीक है, चलिए अब आप एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए बनाइए, बी बनाइए, सी बनाइए, डी बनाइए और ई बनाइए। सेम पेज में क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा रोक दीजिए। कितना 12, करेक्ट। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो नहीं लगता कि इन्फॉर्मेशन का मतलब सर यूनिट तो दिए नहीं, मतलब रैम बता दिए, हाँ है ना। तो मेरी मर्जी है, मैं रैम बता दिया,
आप उसमें एम लगा कर उसका मास बना लीजिए। तो इसका मतलब है कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 12 AMU, इसमें AMU लगाते हैं, इसका मतलब है क्या बन जाता है बोलिए तो, मास ऑफ, यस, मतलब 1 एटम का मास, हाँ है ना। तो क्या ऐसे कोई यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, आपके पास 100 एटम्स ही है, 1 एटम का मास कितना, 1 एटम हैविंग मास इक्वल टू हाउ मच, AMU, 12, नॉट 12 ग्राम, 12 AM, तो 100 एटम्स मास 1200 AMU। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, हाँ है ना, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब उसमें से सेकेंड में देखिए, क्वेश्चन आसान है टफ, बस यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी तो बना सकते थे। अब कोई बोलेंगे ओके राकेश सर तो बताए थे कि पार्टिकल दिया हुआ है तो मास में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको मोल में ले आएंगे, तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, हाँ है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई Na, लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, हाँ ना बोलते रहिएगा। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना 100 और डिवाइडेड बाय व्हाट, Na। यहां तक आ गए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम यहां देखिए तो स्टूडेंट, आपके पास दो फार्मूला दिए सेम चीज के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां से ए और ए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना, यस। इसका मतलब है कि अगर ए मिल गया तो क्या यहां से निकाल सकते हैं, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, हाँ है ना, मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना था 100 बाई Na, और एटॉमिक वेट बोल रहे हैं, तो एटॉमिक वेट का मतलब मोलर मास ना, एटॉमिक वेट का मतलब क्या, मोलर मास, तो इसको क्या लिखेंगे 12 ग्राम। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए तो 1200 ग्राम बाई, ठीक है, और 1200 बाई Na ग्राम, और 1 बाई Na ग्राम क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई Na ग्राम, तो AMU होता है। तो यहां से और वहां से डिफरेंट आंसर या सेम आंसर, सेम ही आंसर है ना, यस। लेकिन अगर आपको वेट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट, वेट पूछ रहे हैं, तो सिर्फ AMU तक मत रखिएगा, एग्जैक्ट ग्राम में निकाल के आंसर बताइएगा। किसमें बताना है, ग्राम में। तो एक्चुअली इसका ग्राम में अगर आंसर निकालिएगा तो 1200 इंटू 1 बाई Na ग्राम, और 1 बाई Na का हम लोग डिवाइड करके वैल्यू भी तो रटे हुए हैं, 1 बाई Na का कितना वैल्यू होता है, नहीं ग्राम में 1 बाई Na का सिर्फ डिवीजन बताइए, 1 बाई Na का सिर्फ डिवीजन 1.67 इंटू 10⁻²4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ऐसे बनाना या ऐसे बनाना दोनों क्या डिफरेंट हुआ या सेम ही बात है, सेम बात है। तो इसी बात पे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाइए, डू इट फास्ट। बन गया है, वेरी गुड। तो आपके पास कितना मोल है,
कितना मोल है, लेकिन किसका मोल है? यस, हाफ मोल सल्फर एटम का। वो नहीं मैं सुनना चाह रहा हूं, हाफ मोल सल्फर का। देखिए अगर ऐसे आंसर दीजिएगा ना तो मेरे दिमाग में 10 बात आ जाएगा। हाफ मोल सल्फर बोलिएगा तो मेरे दिमाग में ये भी आएगा, ओके स्टूडेंट बोल रहे हैं हाफ मोल सल्फर, और आ जाएगा ओके सल्फर तो S8 के फॉर्म में भी रहता है। कौन सा फॉर्म है? इसका मॉलिक्यूल का एक फॉर्म होता है S8, ठीक है। तो इस क्या सल्फर हाफ मोल सल्फर बोलना सही रहेगा या हाफ मोल सल्फर एटम? तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या लिख सकते हैं? मास बाय एटॉमिक वेट, हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर मोल ले रहे हैं एटम का तो मास यहाँ पे नीचे क्या रहेगा? एटॉमिक वेट रहेगा। क्या रहेगा? एटॉमिक वेट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू एटॉमिक वेट। और सल्फर का एटॉमिक वेट नहीं, सॉरी, हाँ 32 ग्राम। कितना ग्राम? 32 ग्राम। तो हाफ इंटू 32 ग्राम जो है ना, उसके लिए घबराने की बात नहीं है, एग्जाम में डेटा दिया रहता है। हालांकि आपको ये बनाते बनाते क्वेश्चन ये रटा जाएगा, याद हो जाएगा, बट फिर भी अगर नहीं भी याद है तो ये डेटा दिया रहता है एटॉमिक वेट। चलिए 2 का C, कितना हो जाएगा? टू का C है 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, 2 का C में 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि आज हम लोग ग्राम एटम नहीं समझे रहते, तब तो यही लगता है ना, लिखा दिमाग में आता है कि मास तो दिया हो, फिर मास दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, करेक्ट। 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और आज ग्राम एटम बताता ही नहीं है, और आपको ये लगता है जब ग्राम दिया हो फिर भी वेट पूछा जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, करेक्ट। बट ग्राम एटम का मतलब क्या था स्टूडेंट? ग्राम, यस, ग्राम एटम का मतलब इट इज नॉट द मास, इट इज द मोल, करेक्ट। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू व्हाट? 8। अब दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास बाय एटॉमिक वेट। मोल अगर एटम का तो नीचे एटॉमिक वेट रहेगा, करेक्ट, ठीक है। तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो 16 इंटू 8 कितना होता है? 128। कितना होता है? 128 ग्राम। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर D बना लीजिए, 1 का D। क्या बोले? अच्छा D नहीं समझ में आ रहा है। D में आप लोग से मजाक किया गया है। ऑफ क्लोरीन 25 AMU ऑफ क्लोरीन, मतलब 25 इंटू 1/Na ग्राम। बस इतना ही करना है। ये 25 AMU ऑफ क्लोरीन, तो AMU को सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा। 25 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम ऑफ क्लोरीन। एकदम छोटा छोटा सा बात, मतलब ऐसे दिया हुआ रह सकता है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर E बना लीजिए। कौन सबसे फास्ट बनाते हैं?
3.1 का ई बनाने का तरीका, देखिए एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें नाइट्रोजन एटम का, है ना, N/Na, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन मोल्स किसका मिला है, मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का या नाइट्रोजन एटम का, एटम का। तो नंबर ऑफ मोल्स तो ये भी तो लिख सकते हैं मास बाय एटॉमिक वेट, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मास इक्वल टू व्हाट, n इंटू एटॉमिक वेट, और n कितना है, वन 1.5 इंटू 10⁻20 और डिवाइडेड बाई n है ना, और एटॉमिक वेट कितना है नाइट्रोजन का, 14 ग्राम, है ना, यस। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1.5 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 इंटू 14 ग्राम, देखिए तो कितना आया है, चलिए कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा। अब आपका टास्क है कि नेक्स्ट क्लास में इन करने से पहले ध्यान सुनिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन बना के रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपको बना कर रखना है, और इसका नाम क्या है, क्लास असाइनमेंट। तो इसका नाम क्लास असाइनमेंट का मतलब हुआ कि इसका ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, और जो होम असाइनमेंट इसी चैप्टर का देंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।